पिछले वीक हम लोग बीएनएसएस के 12 सवाल किए थे, 3 सवाल हमारे रह गए थे, ठीक है। उसमें आज हम लोग 13वां सवाल कर रहे हैं। 13वां सवाल बोल रहा है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एज प्रोवाइडेड अंडर बीएनएसएस, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रायल जो है सेशन कोर्ट के सामने कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई क्राइम होना चाहिए, ठीक है। क्राइम कौन सा होना चाहिए, क्राइम होना चाहिए कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्राइम होगा तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। पुलिस उस सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करते ही पुलिस क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ठीक है, वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा, मजिस्ट्रेट को, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट। अब मजिस्ट्रेट देखेगा कि भाई इस जो चार्जशीट उसने फाइल किया है पुलिस ने, चार्जशीट को ही फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। पुलिस का फाइनल रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो है पुलिस जो चार्जशीट जमा करती है उसी को फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के लिए 60 दिन और 90 दिन दिए हुए हैं रिस्पेक्टिव मैटर्स के आधार पर कि अगर 10 साल से नीचे का मामला है तो 60 दिन, 10 साल से ऊपर का मामला है तो 90 दिन, ठीक है। तो उसके दरमियान ही पुलिस अपना चार्जशीट फाइल कर देती है। चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास फाइल किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट देखेगा चार्जशीट में ये जो मैटर है, ठीक है, चार्जशीट के अंदर आपको ये भी बताया था मैंने कि चार्जशीट में क्या क्या होता है। तो चार्जशीट में एफआईआर कब दर्ज हुआ था, एफआईआर किसने दर्ज कराया था, कंप्लेनेंट कौन था, ठीक है, अक्यूज्ड कौन है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिला, एविडेंस क्या मिला, विटनेस के स्टेटमेंट क्या थे, ठीक है। इसके बाद सारा मतलब पूरा डिटेल्ड, ठीक है, उसमें चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ये चार्जशीट जब पुलिस फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, ऑप्शन रहता है, ठीक है। वो देखते हैं कि भाई ये मैटर में कौन कौन सा सेक्शन लगा है। अगर सेक्शंस जो हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के हैं, ठीक है, और बड़े सेक्शंस हैं जैसे मर्डर का है, रेप का है, एसिड अटैक का है, ठीक है, तो इसके जो पनिशमेंट होते हैं वो 10 साल, 20 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या डेथ पेनल्टी इतना तक हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मजिस्ट्रेट के पास 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस मैटर को कहाँ भेज देगा, सेशन कोर्ट में, ठीक है। सेशन कोर्ट के पास वो चार्जशीट के साथ उस मैटर को क्या कर देंगे, वो कमिट कर देंगे। कमिट का मतलब होता है वहां पे उनको सुपुर्द कर देना। तो जैसे ही सेशन कोर्ट के पास आएगा, अब सेशन कोर्ट क्या करेगा, चार्जशीट के आधार पर कार्यवाही शुरू करेगा। तो सबसे पहले देखेगा चार्जशीट में कि कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अक्यूज से पूछा जाएगा जज के द्वारा कि आपके ऊपर इन धाराओं में केस बन रहा है, आपको कबूल है या आपको ट्रायल फेस करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसे होता है। तो इसके बाद अक्यूज बोलेगा कि नहीं, मुझे अपना अपराध कबूल नहीं है, मैंने नहीं किया है, मुझे ट्रायल फेस करना है। फिर कोर्ट ट्रायल बिगिन कर देगा, मतलब वहां से ट्रायल शुरू। अब कोर्ट नेक्स्ट तारीख देगा, अगले तारीख पे चार्ज फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। चार्ज फ्रेम में क्या होता है, कौन सा सेक्शन इसके ऊपर फिट बैठता है, कौन सा सेक्शन नहीं बैठता है, कौन सा सेक्शन गलती से लगाया गया है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है चीफ एग्जामिनेशन होगा। विक्टिम पक्ष का जो भी गवाह होगा या विक्टिम का गवाही होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के सामने रखेंगे, ठीक है। ये होता है चीफ एग्जामिनेशन। इसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। इसी जो डिफेंस लॉयर है, जो भी विटनेस का एग्जामिनेशन लिया होगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने, उसका क्रॉस वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। फिर होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जो है जजमेंट पास होता है, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे आ गए थे। तो ये था आपका ट्रायल सेशन कोर्ट के सामने। नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर बीएनएसएस, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को शुरू के टाइम पर कि अपराध जो है 6 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, तीसरा होता है बेलेबल, चौथा होता है नॉन बेलेबल, पांचवा होता है कंपाउंडेबल, छठा होता है नॉन कंपाउंडेबल। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो लेस हीनियस होता है, ठीक है। उसका जो नेचर होता है वो पेटी ऑफेंस होता है, ठीक है। और इसमें बेल लेना अक्यूज्ड का राइट होता है।
बेलेबल ऑफेंस में। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो नेचर में सीवियर होता है, हीनियस होता है, ठीक है। ऐसे मामले में आपका बेल लेना अधिकार नहीं होता, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज आर सीरियस क्राइम्स वेयर बेल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। बट यस, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है, अगर कोर्ट को लगेगा कि आपको बेल देना चाहिए तो कोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल है तो बेल मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन बेलेबल में भी 99% बेल मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, मसला ये रहे, ठीक है। इसके बाद इसी में क्या है और आगे डिटेल में है तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉन बेलेबल का मैंने आपको बता दिया। इसमें ये भी दिया गया है कि डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, एन ऑफेंस इज नॉन बेलेबल इफ इट इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज एक्सीडिंग 3 ईयर, ठीक है। 3 साल से ऊपर का कोई भी मामला, चाहे वो डेथ पेनल्टी का हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो, ठीक है, 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट का हो, ठीक है। तो 3 ईयर से ऊपर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे नॉन बेलेबल के नेचर में आते हैं, उसमें आते हैं, ठीक है। इन सच ऑफेंसेज अक्यूज्ड डज नॉट हैव एन ऑटोमेटिक राइट टू बेल, इट इज ग्रांटेड ओनली आफ्टर केयरफुल जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है। जज देखेगा कि इस बंदे को बेल देना सही है या नहीं है, ठीक है, उसके आधार पर बेल दिया जाता है। बेल देने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अगर उस बंदे का घर खुद का है, ठीक है, भागने का कोई जरिया नहीं है तो कोर्ट दे सकता है। विक्टिम बहुत दूर रहती है, उसको डराने धमकाने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई भी एविडेंस अब बाहर नहीं है, सारा एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर लिया है, तो एविडेंस पर करने का भी कोई वो नहीं है पर्पस, ठीक है। और अक्यूज्ड सोलमली, पूरा जो विलिंगली, ठीक है, कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, जो भी टर्म कंडीशन होंगे उसको फुलफिल करने के लिए रेडी है, तो कोर्ट जो है बेल दे सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें कंसीडर करती है कोर्ट, ठीक है। कुछ ऑफेंसेज हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के श्रेणी में आते हैं। मर्डर हो गया, रेप हो गया, टेररिज्म एक्ट हो गया, किडनैपिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में कवर होती है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो नेचर होता है, ठीक है, वो उसका जो प्रोसीजर एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन है। In non-bailable offence, bail application are considered on merit. Courts assesses factors such as gravity of offence, evidence strength, risk of absconding. ये तो मैंने बता ही दिया था ना अभी, टेम्परिंग एविडेंस। अगर ये सब नहीं है तो कोर्ट जो है बेल देने का मन बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था रिलेवेंट केस लॉ, ठीक है। तो रिलेवेंट केस लॉ वैसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा है तो आप एक केस लॉ दे सकते हैं। कोई भी केस लॉ लोगे तो उसमें नॉन बेलेबल होगा, क्योंकि बड़े बड़े मैटर नॉन बेलेबल ही होते हैं, ठीक है। तो एक है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद, ठीक है, ईयर 1977 का है। कोर्ट हेल्ड दैट बेल इज नॉन बेलेबल ऑफेंसेज इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी एंड मस्ट बी ग्रांटेड केयरफुली कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड एविडेंस, ठीक है। तो ये है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देने के लिए डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, लेकिन ठीक है, केयरफुली होना चाहिए। कोर्ट अगर देता है बेल तो वो नेचर ऑफ ऑफेंस देखे, एविडेंस देखे, ठीक है, क्या क्या एविडेंस है, क्या वो बाकी एविडेंस को टेम्पर करने की क्षमता रखता है, नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसको इस फैसले में कोर्ट ने बताया, ठीक है। तो ये हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। इसके बाद है 15th क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर पासिंग जजमेंट बाय क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट जजमेंट पास कैसे करता है उसका प्रोसीजर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, कोर्ट के सामने चार्जशीट आता है, ठीक है। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट क्या करती है, चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है दोनों पार्टी बहस करता है, ठीक है। दोनों पार्टी के बहस, बहस का मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, दोनों पार्टी करता है ना। एक पार्टी चीफ एग्जामिनेशन करेगा, दूसरा पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। तो दोनों पार्टी का जो है आर्ग्यूमेंट कोर्ट देख लेता है, जो भी दोनों पार्टी एविडेंस देते हैं वो कोर्ट जो है कंसीडर कर लेता है, ठीक है। इसके बाद कोर्ट जो है देखता है कि भाई
ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो अभी तक बताया है वो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने रेप किया है, ठीक है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेल हो गया कि उसी का जो है स्पर्म उस लड़की में पाया गया, तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे रीजनेबल डाउट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर रीजनेबल डाउट क्रिएट हो जाता है तो कोर्ट फिर डिसीजन बदलने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, क्रिमिनल कोर्ट में जब दोनों पार्टी अपना अपना एविडेंस देता है, दोनों पार्टी चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, तो कोर्ट फाइंडिंग करता है कि भाई अभी तक जो मुझे सबूत दिए गए हैं, अभी तक जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, अभी तक जो गवाही हुई है, उसके आधार पर अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट है कि उस बंदे ने किया होगा या नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऐसे मामले में कोर्ट जो है बहुत सतर्क रहता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ यही बोलता है कि अगर आप किसी को सजा देते हैं तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक भी कतरा रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसी ने मर्डर किया है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वेपन उसने खरीदा था, ठीक है, उस लड़की को उसने कॉल किया था और ये अपराध हुआ, क्या है, एकदम क्लियर है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब वहां पे सीसीटीवी नहीं है, अब उसी लड़के ने मारा या किसी और ने मार के उस लड़के का नाम डाल दिया, वो फिंगरप्रिंट किसका था चाकू पे, बराबर। तो ये सारी चीजें, तो कोर्ट ऐसे मामले में जहां पे रीजनेबल डाउट क्रिएट हो जाता है तो फिर अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं करता, ठीक है। फिर वहां पे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप ये रीजनेबल डाउट क्लियर करें, अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर अक्यूज्ड के फेवर में फैसला सुना दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी एक भी रीजनेबल डाउट क्रिएट हो गया तो आप किसी निर्दोष को सजा दे दोगे ना, इसीलिए कोर्ट फिर उसमें मामले में बहुत गंभीरता से उस मामले को देखते हैं, ठीक है। जब कोर्ट ने सारा कुछ देख लिया तो कोर्ट क्या करेगा, या तो अक्यूज्ड को कन्विक्ट करेगा या अक्विट कर देगा, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है, और किसी किसी परिस्थिति में वैसे डिस्चार्ज तो शुरू में भी किया जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज यहाँ पे दिया है लास्ट में भी कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसके खिलाफ कुछ था ही नहीं, ठीक है, अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है, तो कोर्ट शुरू में ही उसको डिस्चार्ज भी कर सकता था, ठीक है। अभी अगर कोर्ट ने सारा कुछ ले लिया है तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो अक्विट कर देगा अगर कुछ नहीं मिला तो, ठीक है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेल हो गया प्रूव करने में, तो अगर प्रूव कर दिया तो फिर वो कन्विक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कन्विक्शन पर सेंटेंस के लिए बहस, ठीक है। बहस होने के बाद दोनों पार्टी अपनी अपनी दलीलें देंगी कि भाई कम होना चाहिए, वो बोलेगा ज्यादा होना चाहिए, फिर कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट लिखेगा, ठीक है।